मैं आप सबसे एक बात ईमानदारी से पूछता हूं, और संजय भाई अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो इसको इशू बनाइए। इसलिए मैंने कहा, मेरा निजी तौर पे मेरा अपना स्वार्थ कुछ नहीं है। ये जो पूरा एक यात्रा चल रही है जिसमें आप सब जानते हैं कितने लोग हैं, चाहे वो RSN सिंह साहब हो, GD बख्शी हो, सुशील पंडित हो, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, DGP विक्रम सिंह हो, ये तमाम सारे लोग जो हैं लगातार दिन रात बिना किसी सत्ता के लालच में, बिना किसी पाने की उम्मीद में अपने जीवन को जीने के बाद उनको लगता है कि इस वक्त राष्ट्र सुनना चाहता है, और इस राष्ट्र को सुनाने के लिए 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा आविष्कार है, जिसे पूरी दुनिया कहती है कि ये 21वीं सदी भारत की होगी, जो लोग कहते हैं उन्होंने ही भारत के लोगों की आवाज कैसे दूर तक जाए, कैसे कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे, चाहे वो टेलीविजन था या वो रेडियो था या वो अखबार था, उस पे एक खास विशेष सोच के लोगों ने उस पे कब्जा कर लिया था। तो आम जनमानस जो वो गांव में बैठा आदमी है, जो परिंदों की आवाज दोपहर में हो रही होती है और परिंदे यकायक छतों पे लौटना शुरू कर देते हैं, तो वो बता देता है कि भूकंप आने वाला है। वो आदमी वो मजबूत ना हो पाए, उसकी पहचान न हो पाए। इसलिए आपको साथ क्या क्या अपराध किए, मैं अब उसकी शुरुआत करता हूं। 15 अगस्त 1947 को मैं एक चीज जानना चाहता हूं। मैंने पढ़ा, किताबों में पढ़ा, जो किताबें हैं उसमें मैंने पढ़ा कि जब वंदे मातरम को लेकर के, जो वंदे मातरम इस आजादी का एक बहुत बड़ा ऐसा जोशीला नारा था जिसे लगा करके लोगों ने आजादी की लड़ाई में कूदे, जवान लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन मैंने कहा कि मुगल चले गए, लेकिन उनकी नाजायज कन्वर्टेड औलादों ने इस देश के साथ जघन्य अपराध किया। मैं कुछ शब्द हार्श बोलता हूं इसलिए कि आज सच को सच में और उसी भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि आज की ग्रामर में आदर्श नहीं है, क्योंकि हमें आदर्श की किताबें नहीं पढ़ाई गई, हमें यही बताया गया। लिहाजा मेरी मजबूरी है कि मुझे बीच बीच में वही शब्द बोलने पड़ते हैं जिससे शायद बात पूरी ताकत के साथ, बात पूरी पैनेपन के साथ आपके गले उतरे। हमको क्या बताया गया कि साहब वंदे मातरम से बड़े सारे लोगों को तकलीफ है कि वंदे मातरम में देवी देवताओं के नाम आते हैं और उससे मुसलमानों की भावनाएं जो हैं वो ठेस पहुंच जाती हैं। ये 1947 और 1937 और 1927 की बात कर रहा हूं। और कौन थे? 37 की बात कर रहा हूं जब मुस्लिम लीग थी। 40 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में रेजोल्यूशन पास किया 23 मार्च को कि पाकिस्तान बनेगा। 37 में वो मुस्लिम लीग का लीडर है, भारत में रह रहा है, पाकिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन उसे वंदे मातरम पे एतराज है। और मक्का में पैदा होने वाला, जिसका वालिद, जिसके बाबा, जिसके अब्बा जान मक्का के थे, उसकी मां मदीने की थी, जिनके खानदान का कोई आदमी भारत में नहीं था, वो मक्का में पैदा होता है 1888 में, और 1902 में भारत आ जाता है। उसके माता पिता लेके आते हैं। कहीं सुना है आपने लोग अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों वाली जगह जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहां उनके संस्कृति संस्कार मिलते ही नहीं है? और वो आया, उसके मां बाप उसे लेकर के कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता में 1902 में वो भारत आए और 1906 में मुस्लिम लीग बनी और सारा स्टेज सेटल हो गया कि किस तरीके से जो खिलाफत मूवमेंट था
उसको भारत में कैसे स्थापित किया जाए, उसका कुछ रंग अलग होगा, उसकी कुछ स्टाइल अलग होगी, उसके चेहरे अलग होंगे, वो किसी और खिलाफ में आएगा, वो किसी और अच्छे से सुंदर पैकिंग में दिया जाएगा, लेकिन एजेंडा वही था। तो 1888 में 1888 में मक्का में पैदा होने वाला एक शख्स 1902 को भारत आया, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी और आजाद हुआ भारत 1947 में। लेकिन राजनीति देखिए, लोग अपने कैसे मिशन मोड पे आए थे। इसलिए हम आज के युवाओं से, सनातनी युवाओं से कहता हूं, अपने जीवन को मिशन मोड में नहीं लाएंगे आप, तो भारत राष्ट्र को अंदर से खोखला करने वाली ताकत कामयाब होंगी। क्योंकि अंदर भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, बॉर्डर पे भी लोग हैं, कश्मीर में भी हैं, केरला में भी हैं, मालदा में भी हैं, अलीगढ़ में भी हैं, रामपुर में भी हैं। पूरे देश में हमारी और सुशील पंडित और तमाम सारे लोगों की स्थिति ये कहती है, जो हमारी स्टडी है वो ये बताती है, 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। एक कश्मीर में से कुछ हटाने से, कुछ बढ़ाने से संवैधानिक तौर पे तो कुछ हुआ है, लेकिन हमारे सोने से यह स्थिति हो गई है। इसलिए मेरी आपसे विनती है युवाओं, यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस समय में डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा विद्वान वो मौजूद हो और उनके पास ज्ञान का भंडार हो, हम कितने भोले हैं कि सत्ता पर बैठने वाले लोगों को डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा महान ज्ञानी आदमी, उसे भारत का पहला शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। एक अनपढ़ जाहिल, न किसी स्कूल में गया, न किसी कॉलेज में गया, न किसी यूनिवर्सिटी में गया, एक मदरसे से निकलने वाले आदमी को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, जिसका नाम भी अपने आप में विवादास्पद है। उस नाम के बारे में भी अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह हमसे छुपाया क्यों गया। छुपाया तो गया, लेकिन आपने भी मेरे भाई लोगों पढ़ने की और उसको खोजने की कोशिश नहीं की। इसलिए अगर आज यह मीनार हिल रही है, अगर ये राष्ट्र रूपी भारत की जड़ों को कहीं हमें हल्का सा जलजला महसूस हो रहा है, तो इस जलजले का तो इलाज करने के लिए आपने राज की सत्ता में जिन लोगों को बिठाया है, वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जड़ में कुछ नीम के अंदर कुछ ईंटें खोखली रख के लोग गए हैं कि हमारे जाने के 100 साल के बाद ये बिल्डिंग गिर जाएगी, उनको जानना जरूरी है। अगर आप इस खोखली और कमजोर इमारत के ऊपर एक और घर बना करके, हो सकता है कि आपके जीवन में आपके परिवार की पूरी पीढ़ी कट के चली जाए, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। मेहनत का काम है, तकलीफ का काम है, लेकिन अगर सही माने में राष्ट्र से प्यार करते हो, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो, इस संस्कृति, इन परंपराओं को बचाना चाहते हो, जो संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के कारण जानी जाती है, और पूरी दुनिया आपको उसी संस्कृति, उन्हीं सभ्यताओं और उन्हीं संस्कारों के कारण आपका लोहा मानती है। आपको 1947 के बाद के भारत से कोई नहीं जानता। उस मक्कार, उस मुनाफिक शिक्षा मंत्री का नाम, जिसे आप सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं। यह सोचा कभी आपने? एक विदेशी जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था और आजाद भी हुआ तो वो शिक्षा मंत्री बना, जो शिक्षा पूरे आपके देश के, आपके समाज के चरित्र को बनाती है, जो आपके बच्चे के अंदर जहन में आपके राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना जगाती है। वो आदमी कौन था? जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इस बहरूपिये को देखिए,
इस बहरूपिये को भी बचाने के लिए कैसे काम किए गए। इसका नाम बताया गया कि यह आदमी मौलाना अबुल कलाम आजाद है। और हमारे सारे साथी, हमारे दोस्त, मैं बार बार उनसे कहता हूं कि यह 21वीं सदी है। आज आपको तर्कों से, लॉजिक से, रेफरेंस से अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और इसलिए मैंने कहा कि जो राष्ट्रवादी ताकतों ने इतिहास की चीजें लिखी हैं, उनका भी थोड़ी देर के लिए रेफरेंस मत दीजिए, क्योंकि आप पे यह आरोप लगेगा कि जो इस्टेब्लिश महान इतिहासकार जो पैदा थे, उन्हीं में से कुछ निकालना है और उनको इतना कॉर्नर करना है कि न सिर्फ उनकी बोलती बंद आ जाए, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों को यह एहसास हो जाए कि भारत का 21वीं सदी का युवा, 21वीं सदी का सनातनी जाग गया है। अब वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको चौराहे चौराहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, यूनिवर्सिटी में आपको घेरेगा और इस बात से नहीं डरेगा कि अध्यापक जी अगर नाराज हो गए तो फेल कर देंगे, क्योंकि डिग्री मिलने से नौकरी मिल सकती है, डिग्री मिलने से राष्ट्र नहीं बचेगा। और ये डिग्रियां किसी काम की नहीं है। इन डिग्रियों से राष्ट्र नहीं बचता।